हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर फिफ्थ के इकोनॉमिक्स के मेजर पेपर, जिसका हमारा टाइटल है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड डेवलपमेंट एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को। तो सेमेस्टर फिफ्थ के वे सभी स्टूडेंट्स जो अपने मेजर पेपर के रूप में स्टडी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, आज का ये वीडियो लेक्चर उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथियों, ये अपनी गनशॉट क्लास है और आप सभी जानते हैं कि गनशॉट क्लासेस के अंदर हम उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन करते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो यूनिट वाइज हर टॉपिक में से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए बन सकते हैं, उन सभी पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल एजुनेक्स विज़डम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के यूज़फुल कंटेंट आप लोगों तक पहुँचते रहें। आगे बढ़ते हैं साथियों और बात कर लेते हैं यूनिट 1 में से हमारे लिए कौन-कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए बनता है, व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड? या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है? तो इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। जब अलग-अलग देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का आदान-प्रदान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो जब अलग-अलग देशों के बीच में वस्तुओं या सेवाओं का आदान-प्रदान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इट अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी। अब अलग-अलग देशों के अंदर अलग-अलग प्राकृतिक संसाधन हैं, अलग-अलग तकनीक है और अलग-अलग वहाँ की उत्पादकता है। इसी के कारण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इट प्रमोट्स स्पेशलाइजेशन। ये किसको बढ़ावा देता है? विशेषीकरण को बढ़ावा देता है। एंड म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट अमॉन्ग द नेशंस। और वो देश जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होते हैं, उन सभी को पारस्परिक लाभ इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसकी दो विशेषताएं कौन-कौन सी होती है? तो इंटरनेशनल टेक्स प्लेस अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज एंड इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द फॉरेन करेंसीज। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होगा? जो आपकी नेशनल बाउंड्रीज है उसके पार होगा, क्योंकि आपको दूसरे राष्ट्र के साथ व्यापार करना है। तो एक तो आपके सीमा पे यार व्यापार होगा, और दूसरा क्या होगा? इसके अंदर फॉरेन करेंसीज यानी विदेशी मुद्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, इट इज गवर्न्ड बाय द इंटरनेशनल लॉज एंड द एग्रीमेंट। और जो इंटरनेशनल लॉज है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है और जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं, उनके द्वारा ये क्या होता है? नियंत्रित होता है। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन प्ले ए वाइटल रोल इन इट्स ऑपरेशन। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो एक तो ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन, और दूसरा कम्युनिकेशन यानी आपका संचार। तो कम्युनिकेशन और परिवहन जो होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से बनता है, व्हाट आर द गेन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ क्या है? तो गेन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड रेफर्स टू द इंक्रीज इन द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ ए कंट्रीज। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश के आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। दीज गेन्स अराइजेस ड्यू टू द स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेस। और ये लाभ हमें प्राप्त क्यों होते हैं? क्योंकि ये लाभ विशेषीकरण और संसाधनों के कुशल उपयोग से हमें प्राप्त होते हैं। कंज्यूमर्स एंड द प्रोड्यूसर्स बोथ बेनिफिट फ्रॉम द ट्रेड। अब जब भी कभी व्यापार होगा, तो उससे ना कभी कंज्यूमर, व्यापारी ही नहीं बल्कि उसका प्रोड्यूसर यानी उत्पादक, दोनों को ही लाभ होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से एक तो कंज्यूमर यानी आपका जो उपभोक्ता है, और दूसरा आपका प्रोड्यूसर यानी जो आपका उत्पादक है, दोनों को ही इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से, व्हाट आर द कंजम्पशन गेन्स फ्रॉम द ट्रेड? व्यापार से होने वाले उपभोग लाभ क्या होते हैं? तो कंजम्पशन गेन्स अराइजेस व्हेन ए कंट्री कैन कंज्यूम मोर गुड्स देन इट प्रोड्यूसेस। उपभोग लाभ तब उत्पन्न होते हैं जब देश व्यापार द्वारा अधिक वस्तुओं का उपयोग करता है। ठीक है, तो कंजम्पशन गेन्स जो उपभोग लाभ है, वो कब होंगे? व्हेन ए कंट्री, जब एक देश कैन कंज्यूम मोर गुड्स दैट इट प्रोड्यूसेस। जब आपके देश में चीजों की संख्या की खपत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी आप प्रोडक्शन इतना नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो जब आपके देश में चीज़ों की खपत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनका प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं है, तभी आपको उपभोग लाभ प्राप्त होता है। इंटरनेशनल ट्रेड प्रोवाइड्स ए ग्रेटर वैरायटी ऑफ गुड्स एट द लोअर प्राइसेस। और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, वो विभिन्न चीज़ों का या विविध वस्तुएं आपको बहुत कम कीमत पर उपलब्ध भी करा देता है। दिस इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग ऑफ द पीपल। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लोगों का जो जीवन स्तर है, उसको सुधारने में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर द प्रोडक्शन गेन्स फ्रॉम द ट्रेड? व्यापार से होने वाले उत्पादन लाभ क्या है? तो प्रोडक्शन गेन्स ऑकर ड्यू टू द स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव एडवांटेज। उत्पादन लाभ तुलनात्मक लाभ के आधार पर विशेषीकरण से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो तुलनात्मक लाभ के आधार पर ये स्पेशलाइजेशन यानी विशेषीकरण से प्राप्त होते हैं। रिसोर्सेज आर यूज्ड मोर एफिशिएंटली अमॉन्ग द इंडस्ट्रीज। जो संसाधन होते हैं, उनका इंडस्ट्रीज यानी उद्योगों के बीच में बहुत ही कुशल उपयोग
होता है, ठीक है? तो रिसोर्सेज आर यूज्ड मोर एफिशिएंटली अमंग द इंडस्ट्रीज। जो उद्योग होते हैं वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज यानी संसाधनों का बड़ी ही कुशलता के साथ उपयोग करते हैं। दिस रिजल्ट इन हायर आउटपुट। और जब कुशल कुशल तरीके से संसाधनों का उपयोग होता है तो आपका जो आउटपुट होता है, उत्पादन जो निकलता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लोअर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। और उत्पादन की कीमत भी बहुत कम हो जाती है, यानी लागत कम हो जाती है और उत्पादन आपका ज़्यादा होता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन एडम स्मिथ्स थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज। एडम स्मिथ के पूर्ण लाभ के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो एडम स्मिथ स्टेटेड दैट ए कंट्री शुड स्पेशलाइज इन गुड्स इन विच इट हैज एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। एडम स्मिथ ने यह कहा था कि देश को उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषीकरण करना चाहिए जिनमें उसे पूर्ण लागत लाभ हो, ठीक है? तो एडम स्मिथ ने क्या कहा कि भैया कोई भी देश है ना, वो उन वस्तुओं का उत्पादन करे जिसमें उसको विशेषीकरण हो और पूर्ण लागत का लाभ हो। इस पे सच स्पेशलाइजेशन इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर इस तरीके के विशेषीकरण किए जाएंगे तो इससे न केवल आपकी एफिशिएंसी यानी दक्षता बढ़ेगी बल्कि आपकी उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। ट्रेड एनेबल्स कंट्रीज टू ऑब्टेन अदर गुड्स चीपली। और ये व्यापार ही है जो देशों को क्या करता है, ऑब्टेन द अदर गुड्स, जो देशों को दूसरी या अन्य वस्तुएं बड़े सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाता है। तो व्यापार के माध्यम से ही विभिन्न देशों को जो चीजें होती है विभिन्न प्रकार की वो सस्ते दामों पर उपलब्ध हो पाती है, ठीक है? नेक्स्ट है, स्टेट एनी एजम्पशन ऑफ द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। पूर्ण लाभ का जो सिद्धांत दिया गया था एडम स्मिथ के द्वारा, उसकी कोई एक मान्यता बताओ। द थ्योरी एज्यूम्स द लेबर एज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो एडम स्मिथ ने थ्योरी दी थी एब्सोल्यूट एडवांटेज की, वो ये कहती है कि भैया श्रम को उत्पादन का एकमात्र कारक माना गया, यानी लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का एकमात्र कारक कौन माना गया है? आपका लेबर माना गया है। इट ऑल्सो एज्यूम्स फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। देशों के बीच मुक्त व्यापार की धारणा भी ये थ्योरी बताती है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज कंसिडर्ड नेग्लिजिबल। और इसमें परिवहन लागत जो होती है, जो ट्रांसपोर्टेशन का जितना भी खर्चा आता है उसको क्या माना गया है? नेग्लिजिबल, यानी ना के योग्य माना गया है, नगण्य माना गया है, ठीक है? नेक्स्ट है, व्हाट इज रिकार्डोज थियरी ऑफ द कंपैरेटिव एडवांटेज। रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत क्या है? तो रिकार्डो स्टेटेड दैट द ट्रेड डिपेंड्स ऑन द कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंसेस। रिकार्डो के अनुसार व्यापार तुलनात्मक लागत के अंतर पर आधारित होता है। इवन इफ वन कंट्री हैज एब्सोल्यूट एडवांटेज इन ऑल गुड्स ट्रेड इज पॉसिबल। तो वो कहता है, क्या कहता है रिकार्डो, यदि एक देश सभी वस्तुओं में श्रेष्ठ हो तब भी व्यापार संभव है। कंट्रीज शुड स्पेशलाइज इन गुड्स विथ लोअर कंपैरेटिव कॉस्ट। तो देशों को कम तुलनात्मक लागत वाली वस्तुओं का विशेषीकरण करना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज कंपैरेटिव एडवांटेज इंपॉर्टेंट। ये तुलनात्मक लाभ जो हो जाता है वो महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? तो कंपैरेटिव एडवांटेज एक्सप्लेन्स द रियल बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। जो कंपैरेटिव एडवांटेज होता है, तुलनात्मक लाभ जो होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वास्तविक आधार को स्पष्ट करता है। इट प्रूव्स दैट ऑल कंट्रीज कैन गेन फ्रॉम द ट्रेड। ये इस बात को सिद्ध करता है कि भैया ट्रेड यानी व्यापार के माध्यम से हर देश जो है लाभ प्राप्त कर सकता है। एंड इट प्रोवाइड द स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन फॉर फ्री ट्रेड पॉलिसी। और ये मुक्त व्यापार नीति का समर्थन करता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द हार्बलर। ठीक है, तो हर हैबरलर ने कौन सी आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत का सिद्धांत क्या था? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द अमाउंट ऑफ द वन गुड इज सैक्रिफाइस टू प्रोड्यूस अनदर गुड। ठीक है, तो अवसर लागत वह मात्रा है जिसे एक वस्तु के उत्पादन के लिए दूसरी वस्तु की कुर्बानी देकर के छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप एक वस्तु की उत्पादन के लिए, एक वस्तु को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी वस्तु का क्या करोगे, आप सैक्रिफाइस कर दोगे, उसी को हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। हर्बेलर रिप्लेस टू लेबर कॉस्ट विद द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हर्बेलर ने ही जो लेबर कॉस्ट थी, जो श्रम लागत थी, उसके अवसर पर वो किस चीज को लेकर के आया? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत को लेकर के आया। दिस मेड थियरी मोर रियलिस्टिक एंड जनरल। इसी के कारण जो हैबरलर है उसकी थियरी को हम बहुत ज्यादा वास्तविक और व्यवहारिक मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, स्टेट वन क्रिटिसिज्म ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी। जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत था उसकी कोई आलोचना बताइए। तो थियरी एज्यूम्स फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। और ये जो फुल कंपैरेटिव कॉस्ट थियरी है वो आपको क्या कहती है कि पूर्ण रोजगार की मान्यता पर ये आधारित है। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, संसाधनों के पूर्ण रोजगार पर या संसाधनों के पूर्ण उपयोग पर यह आधारित होती है। दिस एजम्पशन इज अनरियलिस्टिक इन डेवलपिंग इकोनॉमिक्स। और ये अवधारणा ही अनरियलिस्टिक यानी बड़ी सी अव्यावहारिक सी है अगर आपको क्या करना है? अर्थव्यवस्था को विकसित करना है। तो अर्थव्यवस्था के विकास के लिए ये थियरी बड़ी ही क्या लगती है? अनरियलिस्टिक, अव्यावहारिक सी लगती है। हैंस द थियरी हैज लिमिटेड प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी। और इसीलिए इस थियरी की क्या है? बड़ी ही सीमित मात्रा में व्यावहारिक उपयोग में आ सकते हैं। नहीं, व्यावहारिक उपयोग में इस थियरी का आ पाना पॉसिबल नहीं है, बहुत लिमिटेड इसका स्कोप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मिल्स थियरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड।
डिमांड। जो मिल का पारस्परिक मांग का सिद्धांत था वो क्या था? तो मिल स्टेटेड दैट द टर्म्स ऑफ द ट्रेड आर डिटरमाइंड बाय द रेसिप्रोकल डिमांड। मिल ने ये कहा था कि व्यापार की शर्तें परस्पर मांग द्वारा निर्धारित होता है, यानी व्यापार की जो भी टर्म्स होगी ना, वो किससे डिटरमाइन होगी? रेसिप्रोकल डिमांड, यानी एक दूसरे देश की मांग क्या है। इट डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव डिमांड ऑफ द कंट्रीज फॉर ईच अदर गुड्स। अब दो देशों के मध्य में किन किन चीज़ों की डिमांड है, उसी के ऊपर ये आधारित होती है। तो दो देशों के बीच में आपस में किन चीज़ों का लेन देन होना है, किन किन चीज़ों की डिमांड है, उसी के आधार पर, उसी पर ये रेसिप्रोकल डिमांड की मिल की थियरी डिपेंड होती है। डिमांड प्लेज ए की रोल इन ट्रेड इक्विलिब्रियम, और इसीलिए व्यापार जो है संतुलन की मांग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ हेक्सचर ऑनलाइन ओहलिन थ्योरी? तो हेक्सचर ओहलन सिद्धांत क्या होता है? द थ्योरी इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस इन द फैक्टर एंडोमेंट्स। जो ये सिद्धांत उत्पादन कारकों की उपलब्धता में अंतर पर आधारित है। कंट्रीज एक्सपोर्ट गुड्स यूजिंग अबंडेंट फैक्टर्स इंटेंसिवली। इसमें देश उन वस्तुओं का निर्यात करता है जिनमें प्रचुर कारकों का अधिक प्रयोग किया गया है। इट एक्सप्लेन्स द ट्रेड थ्रू लेबर एंड द कैपिटल अवेलेबिलिटी। इसीलिए ये व्यापार को श्रम और पूंजी के अंतर के थ्रू समझाती है। ठीक है, तो ये व्यापार को लेबर एंड कैपिटल अवेलेबिलिटी, यानी कितना आपके पास कैपिटल है, कितना आपके पास पूंजी है और कितना आपके पास श्रम है, उसके आधार पर ये व्यापार की व्याख्या करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why is Heckscher-Ohlin theory important? Heckscher-Ohlin theory important क्यों हो जाती है? The theory explains the modern international trade scientifically. अब देखो, जो मॉडर्न इंटरनेशनल ट्रेड है, जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, उसकी वैज्ञानिक तरीके से व्याख्या करती है आपकी ये हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी। ठीक है, इट कंसिडर बोथ लेबर एंड द कैपिटल एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब ये क्या कहती है कि भैया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये उत्पादन के लिए दो चीजों को इंपॉर्टेंट मानती है, एक तो आपके श्रम को यानी लेबर को, और दूसरा कैपिटल यानी पूंजी को। Therefore, it is widely accepted in the trade analysis. इसीलिए अगर किसी व्यापार का विश्लेषण करना हो तो इस थियरी को बहुत ज़्यादा वाइडली यूज किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, शॉर्ट क्वेश्चंस। अब देख लेते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस इस यूनिट में से हमारे लिए बनते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द फीचर ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, डिस्कस द गेन्स फ्रॉम द इंटरनेशनल ट्रेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको मैंने यहाँ नीचे डिस्कस कर दिया है पॉइंट वाइज, सब पॉइंट वाइज। इसको आपको एक्सटेंड करके एग्जाम के अंदर लिख करके आना है। पूरा आंसर आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के बच्चों के लिए यहाँ पर मिलेगा। और ये जो पीडीएफ है अपनी, ये पूरी की पूरी आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बनता है, क्रिटिकली एक्सप्लेन द एडम स्मिथ्स एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एंड रिकार्डोज कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। इसको भी मैंने यहाँ पर डिस्कशन कर दिया है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में आपके लिए डिस्कशन कर रखे हैं, और यूनिट फर्स्ट से आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द हर्बिलर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी इंटरनेशनल ट्रेड एंड हाउ इट इम्प्रूव द अपॉन द रिकार्डोस थ्योरी। तो रिकार्डो थ्योरी का अपग्रेड कैसे था ये हर्बिलर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी ना, उसके बारे में भी मैंने यहाँ पे डिस्कशन कर दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है इसमें, एक्सप्लेन द जेएस मिल्स थ्योरी ऑफ द रेसिप्रोकल डिमांड। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है जेएस मिल की थ्योरी, तो वो भी यहाँ पे मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। इन चीज़ों को आपको एक्सटेंड करते हुए अपने एग्जामिनेशन के पेपर के अंदर लिखना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे यूनिट फर्स्ट से। बढ़ते हैं हमारे यूनिट सेकंड के पास। यूनिट सेकंड में से कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्री ट्रेड? ये मुक्त व्यापार क्या होता है? तो फ्री ट्रेड रेफर्स टू द इंटरनेशनल ट्रेड विदाउट द गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन सच एज द टैरिफ, क्योटास एंड इंपॉर्टेंट कंट्रोल। ठीक है, तो मुक्त व्यापार हम किसे कहते हैं? कि बिना किसी सरकारी प्रतिबंधों, जैसे कि किसी प्रकार का कोई शुल्क हो गया, किसी प्रकार का कोई कोटा हो गया, या किसी भी प्रकार का कोई इंपोर्ट कंट्रोल यानी आयात का नियंत्रण हो गया, तो बिना सरकारी प्रतिबंधों के, जैसे चाहे शुल्क हो, चाहे कोटा हो या आयात नियंत्रण हो, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्री ट्रेड कहते हैं। तो बिना टैरिफ के, यानी बिना शुल्क के, बिना कोटा के, बिना किसी आयात नियंत्रण के यदि व्यापार होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? फ्री ट्रेड कहते हैं। इट अलाउज कंट्री टू स्पेशलाइज अकॉर्डिंग टू द कंपैरेटिव एडवांटेज। इसमें देश तुलनात्मक लाभ के आधार पर विशेषीकरण करते हैं। इट प्रोमोट्स एफिशिएंसी, कंपटीशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट। यह दक्षता, प्रतिस्पर्धा तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के विस्तार को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज प्रोटेक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षण क्या होता है? तो प्रोटेक्शन रेफर्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसीज अडॉप्टेड टू रेस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। संरक्षण से आशय हमारा ये है कि घरेलू उद्योगों की, क्योंकि देश के अंदर भी उद्योग होते हैं, अब उन उद्योगों को बचाना भी किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। तो अपने देश के उद्योगों की रक्षा के लिए जो आयात किया जाता है उस पर लगाए गए सरकारी प्रतिबंधों को ही हम क्या कहते हैं?
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षण कहते हैं। तो घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए जो सरकारी प्रतिबंध लगाए जाते हैं आयात के ऊपर, इंपोर्ट के ऊपर, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन इन इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। इट इंक्लूड द टैरिफ, इसके लिए शुल्क लगाए जाते हैं, कोटा लगाए जाते हैं और सब्सिडीज दी जाती है, ठीक है। इट इज़ मेनली यूज टू सपोर्ट द इन्फेंट इंडस्ट्रीज एंड द डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो आपके यहाँ पर नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं और जो आपके यहाँ पर रोजगार है, उन दोनों की सुरक्षा की जा सके, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? विदेशी विनिमय बाजार क्या होता है? तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द मार्केट वेयर द करेंसीज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज आर बोट एंड सोल्ड। विदेशी विनिमय बाजार वह स्थान होता है जहां पर विभिन्न देशों की मुद्राओं का क्रय और विक्रय होता है, यानी जहां पर विभिन्न देशों की जो करेंसीज होती है वो एक्सचेंज की जा सकती है, वहीं पर क्या हो, उसी को क्या कहते हैं हम? फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। इट फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड एंड पेमेंट्स बाय इनेबलिंग द करेंसीज कन्वर्सेशन। अब ये क्या करता है? ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान को संभव बनाता है। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड द गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट इन इट। बैंक, वित्तीय संस्थाएं और सरकारें इसके अंदर भाग लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज एक्सचेंज रेट? विनिमय दर क्या होती है? तो एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ द वन कंट्रीज करेंसी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द अनदर कंट्रीज प्राइसेस, ठीक है। तो एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी में कहाँ पर बैठती है, यानी एक देश की जो मुद्रा है, मुद्रा का मूल्य दूसरे देश की मुद्रा के संदर्भ में क्या होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट कहते हैं। यानी एक देश की करेंसी क्या है और दूसरे देश की करेंसी में वो कहाँ बैठती है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सचेंज रेट कहते हैं। इट डिटरमाइंस द इंटरनेशनल पेमेंट्स एंड द ट्रेड वैल्यूज। और ये क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय भुगतान और व्यापार के मूल्यों को निर्धारित करती है। एक्सचेंज रेट्स में बी फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी। और इसीलिए जो एक्सचेंज रेट्स होती है, जो विनिमय दर होती है, वो क्या होती है? या तो स्थिर होती है या लचीली हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी। नीति के आधार पर वो या तो फ्लेक्सिबल हो सकती है या फिर स्थिर हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड? व्यापार संतुलन क्या है? बैलेंस ऑफ ट्रेड रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स ऑफ ए कंट्री। व्यापार संतुलन से आशय किसी देश के निर्यात और आयात के मूल्य के अंतर से है। तो किसी देश के निर्यात और आयात के बीच में क्या डिफरेंस आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। व्हेन एक्सपोर्ट्स एक्सीड्स इंपोर्ट इट इज फेवरेबल, ठीक है। जब क्या होता है, हम किसी चीज का आयात करने के बजाय अपनी चीजों को एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो वो चीजें वो सिचुएशन हमारे फेवरेबल, हमारे पक्ष की होती है। लेकिन जब हम आयात तो बहुत ज्यादा कर लेते हैं लेकिन एक्सपोर्ट उतना नहीं कर पाते हैं, तो वो चीजें हमारे अनुकूल नहीं होती है, वो बिल्कुल प्रतिकूल होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स? ये भुगतान संतुलन क्या होता है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन द कंट्रीज एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। तो भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि में किसी देश और शेष विश्व के बीच सभी आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित लेखा होता है। इट इंक्लूड्स करंट एंड द कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। इसमें चालू खाता यानी करंट अकाउंट हो गया, कैपिटल यानी पूंजी खाता, दोनों शामिल होते हैं। इट शोज द ओवरऑल इकोनॉमिक पोजिशन ऑफ द कंट्री। ये देश की संपूर्ण आर्थिक स्थिति को दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड? अनुकूल व्यापार संतुलन क्या है? तो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ऑकर्स व्हेन द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट्स एक्सीड द वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट्स, ठीक है। अनुकूल व्यापार संतुलन क्या है? कि भैया जब आप एक्सपोर्ट तो बहुत ज्यादा कर रहे हो और इंपोर्ट उसकी तुलना में कम कर रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? फेवरेबल बैलेंस कहते हैं। इट इंडिकेट्स हायर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। इससे क्या होता है, जब आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो और इंपोर्ट कम कर रहे हो, तो इससे क्या होता है? इससे विदेशी मुद्रा की हमारे देश की जो आय है वो बढ़ती है एंड इट इज़ जनरली कंसिडर्ड बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। और आर्थिक विकास के लिए इसको क्या माना जाता है? लाभदायक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, व्हाट इज अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड? अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? तो जब आपका इंपोर्ट जो होता है ना, वो एक्सपोर्ट से एक्सीड कर जाएगा, यानी आप आयात तो ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन निर्यात कम कर रहे हैं, तो उससे उसी को हम क्या कहते हैं? अनफेवरेबल बैलेंस कहते हैं। अब ये अनफेवरेबल बैलेंस से क्या होता है? रिजल्ट इन द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। हमारे पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है ना, वो खाली होने लगता है, क्योंकि हम आयात ज्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं। तो हमें खरीदने के लिए वो विदेशी मुद्रा देनी पड़ेगी, तो उस विदेशी मुद्रा मुद्रा की हमारे देश के अंदर कमी हो जाएगी। तो इन कंटिन्यूअस डेफिसिट में क्रिएट द इकोनॉमिक डिफिकल्टीज ऑफ द कंट्री। और लगातार इसी तरीके से चलता रहा, लगातार अगर ऐसा ही घाटा होता रहा, लगातार अगर इसी तरीके की हानि होती रही, तो निश्चित रूप से किसी भी देश के लिए यह आर्थिक समस्या उत्पन्न कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ? आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ आईएमएफ इज टू मेंटेन द इंटरनेशनल मॉनेटरी स्टेबिलिटी, ठीक है। तो एंड स्मूथ एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट। तो आईएमएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है कि भैया अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक स्थिरता को बनाए रखना और जो एक्सचेंज रेट होती है उसको स्थिर रखना। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ द पेमेंट प्रॉब्लम्स। अब किसी देश को अगर किसी प्रकार की दिक्कत हो गई है ना, भुगतान संबंधी अगर किसी देश को दिक्कत हो गई तो उसको वित्तीय सहायता प्रदान करने का काम भी कौन करता है? आईएमएफ भी करता है। इट ऑल्सो प्रमोट्स इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉरपोरेशन, ठीक है। तो अब यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डब्ल्यूटीओ? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट दैट रेगुलेट्स ग्लोबल ट्रेड रूल्स अमंग द नेशन। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो देशों के बीच व्यापार नियमों को नियंत्रित करती है। इट प्रमोट्स फ्री एंड द फेयर ट्रेड बाय रिड्यूसिंग द ट्रेड बैरियर्स। ये क्या करते हैं? ये व्यापारिक बाधाओं को कम करके मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देती है। इट ऑल्सो सेटल्स ट्रेड डिस्प्यूट्स अमंग द मेंबर कंट्रीज। और जो भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर कंट्रीज हैं उनके बीच में अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है व्यापार को लेकर के, तो उसको सेटलमेंट, उसका समाधान करने का काम भी कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही करती है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज आईबीआरडी? आईबीआरडी क्या है? द इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आपको फुल फॉर्म भी याद रखनी है इन सभी की। इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज ए पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है उसी का एक भाग है इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको आईबीआरडी कहा जाता है। इट प्रोवाइड द लॉन्ग टर्म लोन्स एंड रिकंस्ट्रक्शन एंड द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। लो लंबी अवधि के लिए ये तो क्या उपलब्ध करवाता है? ऋण उपलब्ध करवाता है। पुनर्निर्माण और विकास परियोजनाओं के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन्स उपलब्ध कराता है किसके लिए? रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण के लिए, और डेवलपमेंट यानी विकास के लिए। तो विकास से संबंधित कोई भी परियोजनाएं हैं और पुनर्निर्माण से संबंधित कोई भी परियोजनाएं हैं तो उनके लिए लंबे समय का या दीर्घकालीन ऋण जो है वो उपलब्ध करवाने का काम कौन करता है? ये आईबीआरडी करता है। इट्स एम इज टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द मेंबर कंट्रीज। और इसका उद्देश्य क्या है? आईबीआरडी का उद्देश्य क्या है कि जो भी इसके सदस्य देश हैं, जो भी इसके सदस्य देश हैं उनकी आर्थिक विकास को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक? एडीपी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक इज ए रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशियन कंट्रीज। तो एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय वित्तीय संस्था है, ठीक है। कैसी संस्था है? रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक क्षेत्रीय वित्तीय संस्था है जो एशियाई देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है। इट प्रोवाइड्स लोन्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये क्या देती है? एक तो तकनीकी सहायता और दूसरा लोन यानी ऋण उपलब्ध करवाती है। किसके लिए? जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो विकास की परियोजनाएं हैं उनके लिए तकनीकी सहायता और ऋण उपलब्ध करवाने का काम कौन करता है? आपका एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक करता है। इट एनकरेज रीजनल कोऑपरेशन एंड ग्रोथ। और ये किस चीज को बढ़ावा देता है? किस चीज को प्रोत्साहित करता है? रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय सहयोग और क्षेत्रीय विकास को ये बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में क्या अंतर है? बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब तो क्या हो गया? ओनली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में तो क्या चीज़ें शामिल होगी? एक तो जितनी भी चीज़ों का आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और जितनी भी चीज़ों का आप इंपोर्ट कर रहे हो वो सारी की सारी बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर शामिल होती है। व्हाइल द बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर बात करें तो उसमें आपने जितने भी आर्थिक लेन-देन किए हैं, जितने भी आपने आर्थिक लेन-देन किए हैं, वो सारे के सारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इंक्लूड होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट गिव्स ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट ही होता है यानी भुगतान संतुलन ही होता है जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों की पूर्ण तस्वीर आपके सामने प्रस्तुत करता है। इसीलिए बीओटी इज ए पार्ट ऑफ बीओपी। इसीलिए बीओटी यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही एक भाग माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एक्सचेंज रेट इंपॉर्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विनिमय दर महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? तो एक्सचेंज रेट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ द वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ द अनदर एंड अफेक्ट्स इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो। जो विनिमय दर होती है, एक मुद्रा का मूल्य दूसरी मुद्रा के संदर्भ में निर्धारित करती है और व्यापार को प्रभावित करती है। चेंजेस इन एक्सचेंज रेट इन्फ्लुएंसेस द एक्सपोर्ट एंड द इंपोर्ट। अगर विनिमय दर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है वो आपके आयात और निर्यात दोनों को प्रभावित करती है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द इकोनॉमिक बैलेंस। और इसीलिए ये जो एक्सचेंज रेट होती है वो इकोनॉमिक बैलेंस यानी आर्थिक संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।
अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं यूनिट सेकंड में से। तो पहला क्वेश्चन इसमें से जो बनता है, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन, डिस्कस आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट प्रोटेक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको यहाँ पे मैंने डिस्कस कर दिया है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी। इन्हीं चीज़ों को आपको एक्सटेंड करते हुए अपने एग्जामिनेशन के पेपर में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट बनता है कि एक्सप्लेन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड एक्सचेंज रेट, डिस्कस द डिटर्मिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सचेंज रेट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका आपको आंसर इसके इसी पीडीएफ में मिल जाएगा जो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से इंपॉर्टेंट बनता है कि एक्सप्लेन द बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आराम से यहाँ से सारी चीज़ें इसके बारे में डिस्कस कर दी गई है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बड़ी आसानी से अगर इन चीज़ों को आप एक बार देख करके भी चले जाएंगे तो आसानी से आपका क्वेश्चन पेपर आप वहाँ पर अटैम्प्ट कर पाएंगे। सारी ज़रूरी चीज़ें जो है यहाँ पर लिख दी गई है, इन्हीं को आपको एक्सटेंड करते हुए अपने एग्जामिनेशन के पेपर में लिखना है। अब चलते हैं यूनिट थर्ड पर और यूनिट थर्ड से देख लेते हैं कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यूनिट थर्ड से इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता है वो है व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ? ये आर्थिक वृद्धि क्या होती है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम और आउटपुट ऑफ एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आर्थिक वृद्धि से हम क्या समझते हैं कि आर्थिक वृद्धि से हमारा मतलब है कि किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय या उत्पादन में समय के साथ होने वाली वृद्धि। तो किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय और उत्पादन में एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम यानी एक समय के साथ जो वृद्धि होती है उसी को हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, यानी आर्थिक वृद्धि कहते हैं। इट मेनली इंडिकेट्स द क्वांटिटेटिव एक्सपेंशन इन प्रोडक्शन एंड इनकम। यह उत्पादन और आय की मात्रात्मक वृद्धि को दर्शाता है। इट इज कॉमनली मेजर्ड थ्रू जीडीपी एज पर कैपिटा इनकम, और इसका जो मापन किया जाता है वो जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट? आर्थिक विकास किसे कहते हैं? The economic development is the broader concept that indicates the economic growth along with the improvement in the living standard and the social welfare. Economic development यानी आर्थिक विकास जो है बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एक बहुत बड़ी अवधारणा है। इसके अंदर क्या चीज़ें शामिल होती है? इंक्लूड द इकोनॉमिक ग्रोथ अलॉन्ग विद द इम्प्रूवमेंट। आपके आर्थिक विकास के साथ साथ इसमें क्या चीज़ें शामिल होती है? इम्प्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों के जीवन में के स्तर में कितना सुधार हुआ, और सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण। तो सामाजिक कल्याण, लोगों के जीवन स्तर का सुधार और आपका आर्थिक विकास, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आते हैं। तो आपकी आर्थिक वृद्धि, लोगों के जीवन स्तर में सुधार और सामाजिक कल्याण, इन तीनों चीज़ों को शामिल किया जाता है किसके अंदर? आर्थिक विकास में। इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन इन पॉवर्टी, इनइक्वलिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर क्या शामिल होता है? गरीबी हटाना, इनइक्वलिटी असमानता को हटाना और बेरोजगारी को हटाना। इट रिफ्लेक्ट्स बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव चेंज इन द इकोनॉमी। इसीलिए ये अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों परिवर्तनों को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ? आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन कौन से हैं? तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। आर्थिक वृद्धि प्राकृतिक संसाधनों, मानव पूंजी, पूंजी निर्माण और तकनीकी प्रगति से प्रभावित होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एफिशिएंसी आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। राजनीतिक स्थिरता और संस्थागत दक्षता इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दीज फैक्टर्स प्रमोट्स द सस्टेन्ड ग्रोथ। इसीलिए इन कारकों का, ये जितनी भी चीजें हैं, जितने भी फैक्टर्स हैं, इनका सही तरीके से उचित उपयोग किया जाए तो ये निरंतर वृद्धि को क्या देता है? बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम एज मेजर्ड फॉर डेवलपमेंट? प्रति व्यक्ति आय जिसका मेजरमेंट किया जाता है विकास के लिए, उससे आप क्या समझते हैं? तो पर कैपिटा इनकम रेफर्स टू द एवरेज इनकम पर पर्सन इन ए कंट्री एंड इज यूज टू इंडिकेटर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग। तो प्रति व्यक्ति आय आपके देश के अंदर क्या है? हर व्यक्ति की यानी प्रत्येक व्यक्ति की आय, यानी प्रति व्यक्ति आय क्या है? उसका एक एवरेज जो निकाला जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इट इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द लाइफ। और इसका उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि भैया इससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन स्तर का पता पड़ता है। ये किसी देश में लोगों का जीवन का स्तर किस तरीके का है वो पर कैपिटा इनकम से मालूम पड़ता है, क्योंकि इसके माध्यम से प्रति व्यक्ति आय का एक एवरेज निकाला जाता है। हायर पर कैपिटा इनकम जनरली रिफ्लेक्ट द बेटर इकोनॉमिक कंडीशन। यदि प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है, इसका मतलब आपकी आर्थिक परिस्थितियां भी बेहतर है। हाउएवर इट डज नॉट शो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। परंतु ये प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम वास्तव में आय का वितरण को नहीं बताती है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई क्या होता है? तो एचडीआई यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए कंपोजिट मेजर ऑफ डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ इंडिकेटर्स। तो मानव विकास सूचकांक, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब क्या हो गया? मानव विकास सूचकांक विकास का एक संयुक्त माप है जिसके अंदर आय, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीनों की तीनों चीजें शामिल होती है। इट फोकस ऑन द ह्यूमन वेलफेयर रादर देन द इनकम अलोन। ये केवल जो हमारे यहाँ के ये लोग हैं उनकी इनकम पे ही फोकस नहीं करता, बल्कि मानव कल्याण पे भी ये फोकस करता है। इट प्रोवाइड द ब्रॉडर व्यू ऑफ द डेवलपमेंट, और इसीलिए ये विकास का एक व्यापक रूप आपके सामने प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लीविस थियरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर? लीविस ने असीमित श्रम की आपूर्ति के संबंध में क्या सिद्धांत दिया था? तो लीविस थियरी एक्सप्लेन द डेवलपमेंट इन ए ड्यूल इकोनॉमी वेयर द सरप्लस लेबर मूव्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू द इंडस्ट्रीज। लुइस ने सिद्धांत दिया था, और कौन सा सिद्धांत दिया था? द्वै क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के विकास की व्याख्या करने वाला सिद्धांत दिया था, जहां पर अतिरिक्त श्रम जो होता है वो कृषि से उद्योगों में स्थानांतरित हो जाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एब्जॉर्ब द एक्सेस लेबर विदाउट रिड्यूसिंग द एग्रीकल्चर आउटपुट। अब लुइस ने जो सिद्धांत दिया था, इसमें कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, इंडस्ट्री जो होती है वो एक्सेस लेबर जो होती है ना उसको अपने यहाँ यूज करती है, एग्रीकल्चर आउटपुट में उसे किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। दिस प्रोसेस लीड्स टू द कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और यह प्रक्रिया पूंजी निर्माण और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज बैलेंस्ड ग्रोथ? ये बैलेंस्ड ग्रोथ क्या होती है? तो बैलेंस्ड ग्रोथ रेफर्स टू द साइमल्टेनियस डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जब किसी अर्थव्यवस्था के अलग अलग जो भिन्न भिन्न क्षेत्र होते हैं उनका विकास साथ साथ चलता रहता है, तो उसी को बैलेंस्ड ग्रोथ कहते हैं। यानी जब आपके देश की आपकी अर्थव्यवस्था के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का हो गया, चाहे वो डिफेंस का हो गया, चाहे वो टेक्सटाइल का हो गया, उन सभी में साइमल्टेनियसली यानी एक साथ विकास चलता रहता है, तो उसको हम एक बैलेंस्ड ग्रोथ कहते हैं। इट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। यह मांग और आपूर्ति के बीच में संतुलन बनाए रखती है, एंड इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी, और ये आर्थिक अस्थिरता को कम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अनबैलेंस्ड ग्रोथ? अनबैलेंस्ड ग्रोथ क्या होती है? तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ एम्फेसाइजेस इन्वेस्टेड इन द सेलेक्टेड की सेक्टर्स एंड एक्सीलरेट डेवलपमेंट। जब हम हमारे विकास को तीव्र गति से बढ़ाने के लिए कुछ सेलेक्टेड फैक्टर्स पे, कुछ सेलेक्टेड सेक्टर्स पे ही ज्यादा ध्यान देते हैं और उन्हीं के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? अनबैलेंस्ड ग्रोथ कहा जाता है। ग्रोथ इन लीडिंग सेक्टर्स क्रिएट्स डिमांड एंड डेवलपमेंट इन द अदर सेक्टर्स। अग्रणी क्षेत्रों का विकास अन्य क्षेत्रों को भी विकसित करता है। इट इज सुटेबल फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज विद लिमिटेड रिसोर्सेज, और इसीलिए सीमित संसाधनों वाले देशों के लिए इसको उपयुक्त माना जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज हेरोडोमर ग्रोथ मॉडल? हेरोडोमर का ग्रेट मॉडल कौन सा था? तो हेरोडोमर मॉडल एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। हेरोडोमर मॉडल ने आर्थिक वृद्धि में बचत और निवेश की भूमिका पर बल दिया है। इट स्टेट दैट द ग्रोथ डिपेंड्स ऑन सेविंग रेट एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो। ये इस बात पर बल देता है कि भैया वृद्धि बचत दर और पूंजी उत्पादन के अनुपात पर निर्भर करती है। द मॉडल ऑल्सो एक्सप्लेन इनस्टेबिलिटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ, और यह आर्थिक वृद्धि की अस्थिरता को भी स्पष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सोलो ग्रोथ मॉडल? सोलो का ग्रोथ मॉडल क्या था? तो सोलो ग्रोथ मॉडल हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। सोलो का जो ग्रोथ मॉडल है वो दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि में तकनीकी प्रगति के महत्व को दर्शाता है। इट एक्सप्लेन दैट द कैपिटल एक्यूमुलेशन अलोन कैन नॉट सस्टेन ग्रोथ। ये मॉडल जो है सोलो, वो ये कहता है कि कैपिटल एक्यूमुलेशन यानी पूंजी का संचय कर देने से ही आपकी सस्टेन कैन नॉट सस्टेन ग्रोथ, आपका विकास संभव नहीं है। पूंजी का केवल संग्रहण कर लेने से आपका विकास संभव नहीं है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंश्योर स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ, बल्कि आपको क्या करना पड़ेगा? तकनीकी रूप से अगर आप उन्नत होंगे तो स्थिर आर्थिक वृद्धि आपकी सुनिश्चित हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉवर्टी? गरीबी क्या होती है? तो पॉवर्टी रेफर्स टू द इनएबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स टू सेटिस्फाई द बेसिक नीड्स सच एज द फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ। जब किसी भी देश का नागरिक, ठीक है, अपनी जो बेसिक नीड्स है, जो जरूरत की चीजें हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होगी? खाना, कपड़ा, रहने को मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। और जब हमारे देश में रहने वाले नागरिकों को ये ना मिले, इनएबिलिटी, वो
इसके योग्य ना हो या उनको ये मूलभूत आवश्यकताएं ना मिल पाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, पॉवर्टी यानी गरीबी कहते हैं। इट इज मेजर्ड थ्रू द पॉवर्टी लाइन एंड इनकम लेवल्स, और इसका मापन किस तरीके से किया जाता है, एक तो गरीबी रेखा बीपीएल जिसे कहते हैं, और एक इनकम लेवल यानी आय कितनी है उसके आधार पर इसका मापन किया जाता है। पॉवर्टी रिडक्शन इन मेजर गोल ऑफ डेवलपमेंट पॉलिसी, और इसीलिए गरीबी उन्मूलन विकास नीति का जो होता है प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनइक्वलिटी, असमानता क्या होती है। तो इनइक्वलिटी रेफर्स टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम एंड द वेल्थ अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द ग्रुप्स इन एन इकोनॉमी। असमानता से आशय समाज में आय और संपत्ति के असमान वितरण से है। अधिक असमानता सामाजिक और आर्थिक असंतुलन उत्पन्न करती है। इसीलिए हाई इनइक्वलिटी लीड्स टू द सोशल एंड इकोनॉमिक इम्बैलेंस। रिड्यूसिंग इनइक्वलिटी इज नेसेसरी फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसीलिए अगर आपको क्या करना है, एक समावेशी विकास करना है, तो उसके लिए असमानता को आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फिजिकल क्वालिटी इन लाइफ इंडेक्स, पीक्यूएलआई क्या है। तो फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स मेजर डेवलपमेंट थ्रू द इंडिकेटर सच एज लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो भौतिक जीवन गुणवत्ता सूचकांक विकास को साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा और जो शिशु मृत्यु दर है उसके आधार पर मापता है। इट फोकस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ द लाइफ रादर देन द इनकम अलोन। इसका उद्देश्य या मेन फोकस किसके ऊपर रहता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता पर रहता है, बजाय इनकम पे। तो केवल आय का मापन ये नहीं करता है, बल्कि जीवन की गुणवत्ता का मापन भी ये करता है। इट प्रोवाइड ए सोशल मेजर फॉर डेवलपमेंट, और इसीलिए यह विकास का एक सामाजिक माप प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट। विकास के लिए गरीबी और असमानता में कभी क्यों आवश्यक है। तो रिडक्शन ऑफ द पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी इंप्रूव्स लिविंग स्टैंडर्ड एंड सोशल जस्टिस इन द सोसाइटी। अगर आप असमानता को अपने समाज से मिटा देते हैं, अगर आप गरीबी को अपने समाज से मिटा देते हैं, तो इससे क्या होगा, एक तो लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा, और दूसरा सामाजिक स्तर पर सामाजिक न्याय लोगों को प्राप्त होगा। इट प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ये सभी लोगों को बराबर क्या अवसर मुहैया कराएगा और आपको आर्थिक स्थिरता मुहैया कराएगा। इन इंक्लूसिव ग्रोथ बिकम्स पॉसिबल व्हेन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर बैलेंस। समावेशी विकास होगा, समावेशी वृद्धि होगी जब क्या हो जाएगा, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर बैलेंस। जब आपका आय का एक संतुलित वितरण हो जाएगा, तो आपका समावेशी विकास भी संभव हो पाएगा। ठीक है, आप कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं इस यूनिट में से हमारे लिए कौन कौन से बनते हैं। तो एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू एंड डिस्कस द मेजर ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ के ही जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें से इंपॉर्टेंट हमारे लिए बनता है वो है, एक्सप्लेन द लीविस थियरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ द लेबर एंड डिस्कस इट्स एजम्पशन एंड द क्रिटिसिज्म। तो लीविस की थियरी है, डिटेल में उसको समझाना है, उसके मेन पॉइंट्स और सब पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको लिख करके दे दिए हैं। इन्हीं चीज़ों को आपको एक्सटेंड करते हुए आपके एग्जामिनेशन के पेपर में लिखना है। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें से बनता है कि एक्सप्लेन द हेरोल्ड डोमर एंड द स्लो ग्रोथ मॉडल्स, कंपेयर देयर अप्रोचेस टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये तीन क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं थर्ड यूनिट से, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आने की पूरी-पूरी संभावना है। इन सभी को हमें देख कर के जाना है। आगे चलते हैं हम यूनिट 4 की तरफ। यूनिट 4 में से कौन-कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे लिए बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पब्लिक फाइनेंस? ये लोक वित्त क्या होता है? तो पब्लिक फाइनेंस रेफर्स टू द स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट रेवेन्यूज, एक्सपेंडिचर एंड बोरोविंग्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। तो लोक वित्त में हम क्या समझते हैं कि सरकार की आय, सरकार का व्यय, ऋण के अध्ययन से संबंधित है, और इनके अर्थव्यवस्था के प्रभाव को समझाता है। तो लोक वित्त क्या करता है? लोक वित्त सरकार की आय, व्यय, ऋण के अध्ययन से संबंधित होता है तथा इनकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उसको समझाता है। ये पब्लिक फाइनेंस यानी लोक वित्त ही हमें यह बताता है कि सरकार संसाधनों को किस तरीके से एकत्रित करती है और जन कल्याण के लिए किस तरीके से उनका उपयोग करती है। इसमें राजकोषीय नीति और वित्तीय प्रशासन का अध्ययन भी शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। व्हाट इज द नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस? जो लोक वित्त होता है उसकी प्रकृति समझाइए। तो पब्लिक फाइनेंस इज अ सोशल इन नेचर एज इट फोकस ऑन द कलेक्टिव वेलफेयर रादर देन द इंडिविजुअल प्रॉफिट। तो लोक वित्त सामाजिक प्रकृति का होता है, क्योंकि इसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ के स्थान पर सामूहिक कल्याण होता है। तो लोक वित्त जो होता है उसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? सोशल यानी सामाजिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका फोकस किस पे होता है? कलेक्टिव वेलफेयर ने सामूहिक कल्याण पर होता है, किसी
प्रति व्यक्ति को किसी विशेष व्यक्ति को लाभ पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं होता है। इट इज़ डायनामिक बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज विद द इकोनॉमिक कंडीशन। ये गतिशील होता है क्योंकि सरकारी नीतियां आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। इट ऑल्सो एम्स एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्रोथ एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। इसका उद्देश्य आर्थिक आर्थिक स्थिरता, आर्थिक विकास और आय का समान वितरण को सुनिश्चित करना होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमी? अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका क्या है? तो गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड प्रमोटिंग द डेवलपमेंट। सरकार आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इट प्रोवाइड्स पब्लिक गुड्स, रेगुलेट मार्केट्स एंड रिड्यूसेस इनइक्वलिटी। ये सार्वजनिक वस्तुएं प्रदान करती है, बाजार का नियमन करती है और असमानताओं को कम करती है। इट ऑल्सो एंश्योर सोशल वेलफेयर थ्रू टैक्सेशन एंड द पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज। ये कराधान, ठीक है, जो टैक्सेशन होता है ये कराधान और सार्वजनिक व्यय के माध्यम से सामाजिक कल्याण को सुनिश्चित करती है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द पब्लिक गुड्स? सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती है? तो पब्लिक गुड्स आर द गुड्स प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द कलेक्टिव कंजप्शन। जो सामूहिक उपयोग के लिए, लोगों के सामूहिक उपयोग के लिए सरकार के द्वारा जो चीजें, जो वस्तुएं प्रोवाइड की जाती है उनको ही हम क्या कहते हैं? पब्लिक गुड्स कहते हैं। दे आर नॉन राइवल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल इन नेचर, मीनिंग वंस पर्सन यूज डज नॉट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी फॉर द अदर्स। ठीक है, अब ये जो चीजें होती है ये क्या होती है? नॉन राइवल, अपवर्जनीय नहीं होती है, यानी एक व्यक्ति अगर उपयोग कर ले तो दूसरे व्यक्तियों के लिए उसकी कमी नहीं होगी। जिससे नेशनल डिफेंस, ठीक है, राष्ट्रीय रक्षा हो गई, आपकी स्ट्रीट लाइट हो गई या पब्लिक पार्क हो गए, कोई व्यक्ति इसको यूज कर लेगा, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे व्यक्तियों के लिए इसकी कमी हो जाएगी। और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पब्लिक गुड्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द पब्लिक गुड्स एंड द प्राइवेट गुड्स। सार्वजनिक और निजी वस्तुओं में अंतर क्या होता है? तो पब्लिक गुड्स आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट एंड आर कंज्यूम्ड कलेक्टिवली बाय द सोसाइटी। जो पब्लिक गुड्स होता है उसको तो कौन प्रोवाइड करता है? सरकार प्रोवाइड कराती है, और उसको जनता या समाज जो होता है वो कंज्यूम करता है, यानी सभी लोगों के लिए ये चीजें होती है। कौन सी? जो पब्लिक गुड्स होती है। जबकि प्राइवेट गुड्स की बात करते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइवेट फर्म्स एंड कंज्यूम्ड इंडिविजुअली। ये प्राइवेट फर्म्स जो होती है, ये निजी संस्थाएं जो होती है, वही इनका उत्पादन करती है, और वो केवल और केवल क्या करते हैं? व्यक्तिगत रूप से ही उपभोग उनका किया जा सकता है। पब्लिक गुड्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल, वेयर एज द प्राइवेट गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड कम्पिटिटिव। सार्वजनिक वस्तुएं अपवर्जनीय नहीं होती, जबकि निजी वस्तुएं जो होती है वो अपवर्जनीय होती है और प्रतिस्पर्धात्मक भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थियरी ऑफ द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज? जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है, यानी अधिकतम सामाजिक लाभ है, उसकी थियरी क्या है? द थियरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज वाज गिवन बाय द हग डाल्टन। ठीक है, हग डाल्टन ने इस थियरी को दिया था और उन्होंने ये बताया क्या? द आइडियल लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। ठीक है, तो अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को उन्होंने बताया था। अब अधिकतम सामाजिक लाभ और टैक्सेशन के सिद्धांत को उन्होंने अपनी थ्योरी के माध्यम से बताया। इट स्टेट दैट द सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन द मार्जिनल सोशल बेनिफिट्स इक्वल टू द मार्जिनल सोशल सैक्रिफाइस। इसके अनुसार सामाजिक कल्याण तब अधिकतम होता है जब सीमांत सामाजिक लाभ और सीमांत सामाजिक त्याग समान हो। इट हेल्प्स इन अचीविंग द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ द पब्लिक रिसोर्सेज, और यह सार्वजनिक संसाधनों के उचित वितरण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑप्टिमल बजटिंग? ये सर्वोत्तम बजट कौन सा होता है? ऑप्टिमल बजटिंग रेफर्स टू द प्रिपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट बजट इन ए वे दैट मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। जब सामाजिक जन कल्याण बड़ी भारी मात्रा में होता है, यानी अधिकतम सामाजिक कल्याण जब गवर्नमेंट किसी बजट के माध्यम से करती है तो उसी को हम क्या कहते हैं? ऑप्टिमल बजटिंग कहते हैं हम। इट बैलेंसेस पब्लिक रेवेन्यूज एंड द एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। इसमें आय और व्यय के बीच में संतुलन बना हुआ होता है। इट एंश्योर द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और यह संसाधनों के उचित उपयोग आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन? कराधान का सिद्धांत क्या होता है? द कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आर द प्रिंसिपल्स ऑफ गुड टैक्स सिस्टम गिवन बाय द एडम स्मिथ। जो कराधान का सिद्धांत था वो एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था, और ये अच्छे कर प्रणाली का एक नियम माना जाता है। दीज इंक्लूड इक्वलिटी, सर्टेनिटी एंड कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी। इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल है? इसमें समानता, निश्चितता, सुविधा और मितव्ययिता शामिल होती है। दे एंश्योर फेयरनेस एंड एफिशिएंसी इन टैक्स कलेक्शन। ये कर संग्रह में न्याय और दक्षता को सुनिश्चित करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज टैक्स इंसिडेंस?
इंसिडेंस, ठीक है। कर का भार क्या होता है? टैक्स इंसिडेंस रेफर्स टू द फाइनल बर्डन ऑफ द टैक्स ऑन द इंडिविजुअल और द ग्रुप्स। कर का भार उस अंतिम व्यक्ति या समूह को दर्शाता है जिस पर कर का वास्तविक बोझ पड़ता है। इट एक्सप्लेन्स हु एक्चुअली बियर द बर्डन ऑफ द टैक्सेशन आफ्टर शिफ्टिंग। ये बताता है कि कर का यदि शिफ्टिंग स्थानांतरण होने के बाद वास्तविक भार उस कर का कौन वहन करता है। इट मे फॉल ऑन द प्रोड्यूसर्स और द कंज्यूमर डिपेंड ऑन द मार्केट कंडीशंस। ये उत्पादक पे भी पड़ सकता है और उपभोक्ता भी पड़ सकता है मार्केट की स्थिति के अनुसार। नेक्स्ट है, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? प्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो ए डायरेक्ट टैक्स इज ए टैक्स इम्पोज्ड डायरेक्टली ऑन द इनकम और द ऑफ और वेल्थ ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड कैन नॉट बी शिफ्टेड टू द अदर्स। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो सीधे व्यक्ति की आय या संपत्ति पर लगाया जाता है और जिसका भार दूसरों पर आप नहीं डाल सकते। एग्जाम्पल इंक्लूड इनकम टैक्स एंड वेल्थ टैक्स। तो आपका आय से संबंधित जो भी टैक्स लगता है वो इसके उदाहरण माने जा सकते हैं, क्योंकि आपकी इनकम पे जो भी टैक्स लगेगा वो आपको ही भरना पड़ेगा, किसी और पे ये थोपा नहीं जा सकता, किसी और पे ये शिफ्ट नहीं हो सकता। इट इज जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर और ये सामान्यतः प्रगतिशील प्रकृति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? तो इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द गुड्स एंड द सर्विसेज कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर्स। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाता है, इनका भार उत्पादक से उपभोक्ता पर स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आप जब भी जाते हैं मार्केट से कोई चीज लेने जाते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा जीएसटी लगा होता है, ठीक है, सेल्स टैक्स लगा होता है। तो ये सारे क्या होते हैं? एक्स्ट्रा टैक्स होते हैं जो आपने प्रोड्यूसर पर नहीं लगाई। प्रोड्यूसर पर ही तो ये टैक्स नहीं लगे, जबकि आप जो कंज्यूमर थे उनके ऊपर ये टैक्स लग गए। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। इट इज इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज और ये किसमें शामिल होता है? ये वस्तुओं के मूल्य में ही शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर? सार्वजनिक व्यय क्या होता है? तो पब्लिक एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज। सार्वजनिक व्यय से आशय सरकार के द्वारा प्रशासन, रक्षा, विकास और कल्याणकारी कार्यों पर किए गए खर्चे से है। इट एम्स एट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल वेलफेयर। इसका उद्देश्य आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द रीजनल एंड इनकम इक्वलिटीज। यह क्षेत्रीय और आय असमानताओं को कम करने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज पब्लिक डेप्ट? सार्वजनिक ऋण क्या होता है? तो पब्लिक डेप्ट रेफर्स टू द बोरोविंग बाय द गवर्नमेंट टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर व्हेन रेवेन्यू इज अनसफिशिएंट। सार्वजनिक ऋण उस उधार को कहते हैं जो सरकार अपने व्यय को पूरा करने के लिए लेती है और जब आय पर्याप्त नहीं होती। जब सरकार की आय पर्याप्त नहीं होती और एक्सपेंस ज्यादा होते हैं तो उसके लिए जो ऋण लिया जाता है उसी को सार्वजनिक ऋण कहते हैं। इट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल इन नेचर। यह आंतरिक या बाह्य हो सकता है। पब्लिक डेप्ट हेल्प्स इन फाइनेंसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बट इंक्रीजेस फ्यूचर लायबिलिटीज। ये विकास कार्यों में सहायक होता है लेकिन भविष्य के दायित्व को बढ़ाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? राजकोषीय नीति क्या होती है? तो फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक एक्टिविटी। राजकोषीय नीति से आशय सरकार की कर और सार्वजनिक व्यय संबंधित नीति से है जिसका उद्देश्य आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करना होता है। इट इज यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। इसका उपयोग मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और आर्थिक अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यह आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो ये कुछ शॉर्ट क्वेश्चन थे यूनिट 4 में से। अब देख लेते हैं कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इस यूनिट में से हमारे लिए बनते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर एंड द स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस, डिस्कस द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन मॉडर्न इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आंसर नीचे पॉइंट्स और सब पॉइंट्स के रूप में आपको बना करके दिया हुआ है। आप आसानी से इसको एक्सटेंड करते हुए एग्जामिनेशन पेपर में अपने लिख पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से इंपॉर्टेंट आपके लिए बनता है, एक्सप्लेन द थियरी ऑफ द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, डिस्कस इट्स लिमिटेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरीके से नंबर थर्ड क्वेश्चन जो आपके लिए इस यूनिट में से इंपॉर्टेंट बनता है वो है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन एंड डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ द इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन। तो टैक्सेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन थे जो आपके इस यूनिट में से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ में ये पीडीएफ जो है आपके अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी गई है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दिया गया है, उस लिंक से आप अपने टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर आपके बहुत काम आएगा, ये पीडीएफ आपके बहुत काम आएगी। यूँ ही बने रहिए हमारे साथ, लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।